इस वक्त साबिक सफीर अली सरवर नकवी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लगारी साहब, उनको पहले शामिल गुफ्तगू करते हैं, उसके बाद फिर किसी एविएशन से भी हम राब्ता करेंगे, कोई ऑफिशियल हमें मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम नकवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। नकवी साहब, इंतहाई अफसोसनाक खबर है जिसमें ईरानी सदर के जांबाक होने की खबर की तस्दीक अब हो चुकी है। कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को? ये कल शाम से ये खबरें आने लगी थी कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी साहब का हेलीकॉप्टर जो क्रैश कर गया जी। और उसके बाद से वो रिपोर्ट्स मुख्तलिफ रेस्क्यू की होने लगी कि उनको बचाने की कोशिशें जो हो रही थी। अब ये खबर कब तस्दीक हो गई है कि वो उनका इंतकाल हो गया। मैं समझता हूँ कि इसका एक तो अंदरून मुल्क ईरान में इसका असर होगा, दूसरे बाहर इलाकाई सूरत हाल पे भी असरअंदाज हो सकता है। एक तो इलाकाई नहीं, जो अंदरून मुल्क है वो अभी उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है वो बरूकार आएगा और जो नेक्स्ट उनका वाइस प्रेसिडेंट जो है वो टेक ओवर करेगा आर्जी तौर पे। उसके बाद इलेक्शन होंगे और नया सदर मुंतखब होगा। ये ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है, आर्टिकल 139 के तहत दिया हुआ है। तो अब सारा सिलसिला शुरू होगा, मगर वो तो उनका अपना है और वो मेरा ख्याल है कि काफी मुनज़्ज़म तरीके से ये सारा इंतजाम होगा, ये सारा होगा प्रोसेस। तो नकवी साहब जी जी कहिए, इलाकाई सूरत हाल है उसमें मेरा ख्याल है कि ईरान में बाकी तो ममालिक काफी हमदर्दी का इज़हार करेंगे, लेकिन इजराइल इसका फायदा उठा सकता है और वहाँ तकरीब तारी भी करा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ईरान इस वक्त वल्नरेबल है वो इजराइल के तरफ से, तो वो उसको ईरान को चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि अब पहले भी वो जैसे सुलेमानी का मारे गए, इस तरह शहीद हो गए, तो इस तरह मजीद कोई एक्शन दमिश्क के उनके काउंसलेट पे अटैक हुआ इजराइल का, तो मुझे तो फिक्र है कि कहीं इजराइल इसका फायदा ना उठाए। सही। अच्छा, थोड़ा सा मैं जाऊंगी नकवी साहब, जिस तरह प्रेशर का सामना था, पाबंदियों की बातें भी हो रही थी, फिर जाहिर है जो इसराइल के साथ ईरान के मामलात चल रहे थे उन्हीं के पेश नज़र हम देख रहे थे कि फौरी बाद हमले के ईरानी सदर ने पाकिस्तान का दौरा भी किया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस सूरत हाल में इस तरह का सानिया पेश आ जाना ये कितनी बड़ी खबर है? हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है और ये सानिया किसी भी मुल्क के लिए, वहाँ का सदर अगर इंतकाल कर जाए तो वो बहुत बड़ी खबर होती है और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब इसके बारे में ये देखना है कि इसको किस हद तक ईरान एक मुनज़्ज़म तरीके से इस मामले को हैंडल करेगा, उसको मैनेज करेगा। दूसरे मैं समझता हूँ कि ईरान में भी काफी पोलराइजेशन है, जो वहाँ पे सोच पाई जाती है। एक तो वहाँ लिबरल सोच है, क्योंकि वहाँ पे अभी मुजाहरे हुए थे और एक लहर फैल गई थी प्रोटेस्ट की सारे ईरान में, तो वो उसको तो हुकूमत ने कंट्रोल कर लिया था, लेकिन अब वो फिर उठ सकती है वो चीज। और दूसरे है जो जरा कदामत पसंद कंजर्वेटिव एलिमेंट्स है, जो ईरान की टॉप लीडरशिप है, उनके चीफ जस्टिस और उनके वाइस प्रेसिडेंट और उनके खास तौर पे जो रहबर हैं आयतुल्लाह अली खमेनाई, ये लोग तो बहुत कंजर्वेटिव हैं और मेरा ख्याल है कि फिर से लीडरशिप या सदर उसी सोच का आएगा। सही। अच्छा, इसमें इस सारी सूरत हाल में भी आपने कहा कि ईरान वल्नरेबल है और इसराइल इस मौके का फ़ायदा उठा सकता है, तो क्या अब इसमें कोई बालमी जो जंगी कवानीन है
اس حوالے سے کچھ اس طرح کی چیزیں موجود ہیں کہ ایسی سچویشن میں کچھ ایسا نہ ہو؟ یہاں پہ ظاہر ہے ویسے تو آپس میں کچھ سیٹلمنٹ اس قسم کی ہو گئی تھی، تبھی اس طرح کا رسپانس اسرائیل کی طرف سے نہیں آیا تھا، معاملہ کچھ ٹھنڈا ہو گیا تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس موقع کا فائدہ اس طرح اٹھایا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ بین الاقوامی قوانین جو ہیں وہ بہت سے ہیں، ہر قسم کے ہیں، لیکن کسی بھی قانون میں کوئی انفورسمنٹ میکینزم نہیں ہے، یعنی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ جو فیصلے ہوں یا جو قانون لاگو ہوتا ہے اس کو کوئی قبول کروائے، اس پہ عمل کروائے. تو اس صورتحال میں مختلف ممالک جو بھی پالیسی ہوتی ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اسرائیل ایک بہت غیر ذمہ دار اور ایک روگ اسٹیٹ ہے جو کہ جو دن چاہے کرتا ہے اور کوئی اس کو روکتا نہیں ہے، نہ کوئی روکنے والا ہے. تو ایسی صورتحال میں اسرائیل اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. صحیح. بہت شکریہ آپ کا نقوی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.